Order, order. Welcome to another episode of Reporters Without Orders, a podcast where we discuss what made news, what did not, and what absolutely should not have. The fog of war has now lifted, and we are back to our regular news cycle. But the past week was dominated by heightened tensions between India and Pakistan, and it felt like the war was not just at the borders but also fought on social media. During this period, we witnessed the deluge of information, making it absolutely difficult to separate between fact from the fiction. Even mainstream media too got swept up in this chaos and amplified unverified and often false information. It is in this context I am joined by my colleagues Pratik Goyal and Drishti Chaudhary, both of whom have closely tracked the misinformation campaigns on the both sides of the border, that means India and Pakistan, over the past 1 week. While Pratik reported on the misinformation coming from the Pakistan side, Drishti analyzed the idea of fake news as a weapon of information warfare. So welcome Pratik and Drishti. Hi. Thank you. So I would like to come to Pratik, who is joining us from Pune and who have monitored all the developments throughout the past 1 week. So Pratik, how would you summarize what unfolded over the past 1 week as a journalist? Like, you know, all the starting from the attack on 9 terrorist sites, then the ceasefire that we saw. So how do you analyze the developments of the past 1 week? The way we retaliated, Indian Armed Forces and our country has taken a stand, and the way we retaliated was superb. And we have targeted terrorist bases, infrastructure, and हमने कभी भी civilian में किसी पे भी attack नहीं किया. And we have destroyed many PF bases also. हमारा air defense system भी बहुत ही अच्छी तरीके से काम किया, जो defend किया है. So overall अगर militarily देखा जाए तो it was superb. और we have taken a stand and we have like पूरे पॉलिसी चेंज हुआ है. मतलब अगर टेररिज्म को जैसे रिटेलिएट करते हैं इंडिया, जैसे पहले उसका स्टैंड होता था, वो पूरा बदला है. सो दैट वाज फैंटास्टिक. बट हाँ, ये जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जो इसमें अक्सर ऐसे जब ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो देखने मिलता है, वही यहाँ पे भी देखने मिला. सो काफी सारा डिसइंफॉर्मेशन फैला हुआ था. एंड एक तो पाकिस्तानी बहुत सारे हैंडल्स उसमें प्ले में थे, और वो लोग इंडियन आर्म फोर्सेस ऑफिसर्स के भी मतलब उनके हैंडल्स को इम्पर्सनेट करके कुछ ऐसे मैसेजेस डाल रहे थे. काफी कंफ्यूजन क्रिएट करने की पूरी डिसइंफॉर्मेशन के थ्रू कोशिश चल रही थी. और दूसरा एक तो ये हुआ ही था, और थोड़ा सा अपना जो ये इंडियन मीडिया है, मतलब उसने भी जिस तरीके की डिसइंफॉर्मेशन वॉरफेयर, मतलब वो एक दिन वाक्य जो की बात है, मतलब आई थिंक दूसरा या तीसरा दिन था, तो उन लोगों ने इस तरीके से कर दिया था कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ यार, कि जो ये लोग ये मीडिया जो ये न्यूज चैनल्स देखते हैं इस तरीके के, उसमें वो लोग देख रहे हैं और बहुत खुश हो रहे हैं सब, ठीक है. इन द नेक्स्ट डे वो लोग इतनी गाली दिया है मीडिया को कि यार ये लोग तो ये कितना झूठ बोलते हैं, ऐसे टाइम पे भी अगर झूठ दिखा रहे हैं तो पता नहीं क्या क्या दिखाते होंगे हमको. तो ये ऐसे टाइम में बड़ा डेंजरस होता है, क्योंकि अगर इन्फॉर्मेशन अगर लोग बिलीव नहीं करेंगे, अगर मीडिया सही तरीके नहीं दिखाएगा, उनके दिमाग में डिसबिलीफ आ जाएगा, तो फिर किसी भी तरीके की उसमें बहुत इजीली आप उस बंदे को इन्फ्लुएंस कर सकते हो डिसइंफॉर्मेशन के थ्रू. और उसको विश्वास ही नहीं होगा कि सही क्या गलत क्या, उसमें वो कंफ्यूजन, फिर वो कैओस फैलता जाता है उससे. हमारा मीडिया कर रहा था, और बाकी जो पाकिस्तानी हैंडल्स थे वो बहुत जम के डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे थे. तो पाकिस्तानी मीडिया, मतलब जो मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन है उसके बारे में हम बात करेंगे, बट इंडियन मीडिया ने जिस तरीके से मिस इन्फॉर्मेशन को हैंडल किया और एम्पलीफाई किया थ्रू आउट, जैसे आपने बोला है कि हमको जो जितना हमने ऑब्जर्व किया था कि कराची पे अटैक हो गया, लॉट ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन वेर बीइंग स्प्रेड बाय द इंडियन मीडिया. तो ऐसे जब मिस इन्फॉर्मेशंस आते हैं, जैसे आपने बोला कि इससे सिटीजन्स जो व्यूअर्स है उनको उस इन्फॉर्मेशन से ही विश्वास हट जाता है, वंस दे गेट टू नो द इट वाज अ मिस इन्फॉर्मेशन. तो ऐसे चीज हमारी वार, जब एक देयर वाज अ टेंशन बिटवीन टू कंट्रीज और वी आर गोइंग फॉर ए वार और ए वार लाइक सिचुएशन, उसमें किस तरीके का इम्पैक्ट होता है, इस तरीके का जो अनकंट्रोल मिस इन्फॉर्मेशन डिल्यूज था एक तरीके का. सबसे पहले तो ये जो मतलब इस तरीके का जो हमारे इंडियन मीडिया की बात चल रही है, अगर जैसा आप डिसइंफॉर्म करोगे, मिस इन्फॉर्म करोगे लोगों को, तो वो सर्टेनिटी के भी वो एक जब इस तरीके की जंग जब भी होती है तो एक हम लोग भी चार्ज अप रहते हैं कि हमारे देश की बात है, तो वो उस वक्त तो आप उनको झूठ बोल के अदर
सेम उस मोमेंट पे आप उनके दिमाग में कुछ चीज डाल रहे हो, हाँ, कि वो सोच लेंगे ओके फाइन, हमारा देश ये कर रहा है, वो कर रहा है। एंड बट एट द सेम टाइम जब वो चीजें खुल जाती हैं उसकी, वो पता लगता है कि ये सब झूठ था, तो हम्म। उसके बाद बहुत ही मुश्किल हो जाता है उनको किसी भी चीज के ऊपर विश्वास करना, या वो केओटिक सिचुएशन बन जाती है उसके बाद कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी ना, वो अगर सच भी आएगी तो वो उनको झूठ लगती है। बिल्कुल। या अगर कोई झूठ है तो वो कभी हो सकता है दूसरे एंगल से आके वो सच लगने लगता है, तो वो जो सच और झूठ का जो केओस चालू होता है ना उस वक्त, वो बहुत डेंजरस होता है, मतलब किसी भी उसमें, मतलब इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में। और वो मतलब जनरली ये एडवर्सरीज करते हैं, यहाँ हमारे लोगों ने हमारे साथ ही कर दिया, मतलब एक ओके। तरीके से, मतलब। राइट, और मतलब राइट। कुछ लोग, कुछ आई थिंक हमारी दृष्टि ने स्टोरी भी की है कि कुछ लोग इस चीज को, मतलब ये झूठ बोलने, फेक न्यूज को, वो बोल रहे थे कि बी ए पार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर ऐसा नहीं होता कि आपको राइट। खुद की कंट्री में आप फेक न्यूज फैला रहे हो लोगों के बीच में हम्म। अबाउट एन अटैक, और मतलब इस तरीके से, और मतलब क्या क्या बोल दिया था यार, लाहौर में घुस गए हैं, फिदाइन हमला हो गया है, मतलब ऐसा हो जाता है कि बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब मैं सही बता रहा हूँ कि जो जिन लोग, मतलब वो लोग ऐसे प्रॉपर फॉलो करने वाले लोग हैं ये इसको, टाइम्स ऑफ नव भारत और ये और वो, इस तरीके के जो चैनल्स हैं ना बहुत सारे, टाइम्स ऑफ नव भारत, रिपब्लिक, ये इस तरीके के चैनल्स फॉलो करते हैं। मेरी हम्म। मतलब कम से कम तो 20-25 लोगों से बात हुई अगले दिन, और वो राइट। इतनी छूट गालियां दे रहे थे, मतलब माँ बहन की, मजाक नहीं कर रहा हूँ। हम्म। बोले ये जर्नलिस्ट लोग तो मतलब पूरा बर्बाद करके रख देंगे, इस वक्त भी ये झूठ बोल रहे हैं, मतलब इतना लफड़ा चल रहा है, वॉर जैसा सिचुएशन है। तो हम्म। बहुत ये एक एक आम और एक नॉर्मल आदमी के लिए ये सब पब्लिक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम तो ठीक है जर्नलिस्ट, थोड़ा अपन समझ जाते हैं। बिल्कुल, आप बिल्कुल। कोई, अब कोई दूसरी स्ट्रीम का बंदा है, उसको अगर आप कुछ बोलो तो वो तो बिलीव कर लेगा यार। ये डेफिनेटली। एक इंडियन मीडिया की तरफ से तो बहुत ही डेंजरस हुआ था, मतलब। और ऐसे में कभी भी, मतलब जो बैकडोर चैनल्स हमेशा काम करते हैं, कभी भी हम्म। तो कभी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो ऐसे में और चीजें, एक बोलते हैं ना, हाइपर नेशनलिज्म का एक माहौल क्रिएट हो जाता है, गवर्नमेंट को भी प्रेशर बनने लगता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, मतलब। बिल्कुल, उसकी वजह से क्या वो सीज़ फायर के बाद भी जैसा एक रिएक्शन मिला हमें, जैसे सोशल मीडिया में हम देख रहे थे कि कैसे ब्यूरोक्रेट्स को अटैक किया जा गया था, हाँ जिस तरीके से एक माहौल उल्ट, मतलब आफ्टर द सीज़ फायर डे, लाइक पीपल आर लुकिंग फॉर अनदर विक्टिम, कि इसकी वजह से कुछ हुआ है, और इस तरीके का एक जो हाँ कैंपेन हुआ उसका ही ये नतीजा है क्या, जो जिस तरीके से इंडियन मीडिया ने उससे पहले बिहेव किया और मिस हाँ, मतलब इन्फॉर्मेशन वो जिस फैलाया। तरीके का जो अभी मैं ये तो नहीं बोल सकता कि उसका नतीजा है कि नहीं, क्योंकि दिक्कत हमारे देश में ये हो गई है कि हमारा पब्लिक इस कदर फेक न्यूज और बोलते हैं ना, मतलब कट्टरपंथ का इतना इतना ज्यादा शिकार हो चुका है कि कहीं भी अगर उनको उससे बात लगती है, तो जैसे वो विक्रम मिश्री जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं यार, वो कोई छोटा मोटा बंदा नहीं है यार, इस फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, हम्म। वो उतना काम कर रहे हैं, वो मीडिया को ब्रीफ कर रहे हैं, लोगों तक बात पहुंचा रहे हैं कि क्या हो रहा है देश में, क्या चल रहा है। हम्म। तो पब्लिक उन्हीं को अटैक करने लग गई, उतना गाली, उनको गाली दे रही है, ये कर रहे हैं, वो लिख रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं इसका असर तो पड़ता है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि पूरा उसी का असर है, क्योंकि पूरा तो असर उसका नहीं है, क्योंकि बाकी फैक्टर्स भी हैं। हम्म। क्योंकि जैसे ट्रोलिंग होती है, ये अपने देश में बहुत ज्यादा कॉमन हो चुका है, आइडियोलॉजी और इसको, रीजन को लेके। हम्म। तो ऐसे में अगर ये मीडिया इस तरीके का जब चीजें डालता है किसी के दिमाग में, तो वो इन्फ्लुएंस होता है वहां से, और तब फिर वो इस तरीके से रिएक्शन शुरू हो जाते हैं उसकी वजह से भी। What are the difference between misinformation campaign in India and misinformation campaign in Pakistan? इसमें कुछ आपको डिफरेंस देखा, और किस तरीके, what was the nature of misinformation campaign in Pakistan? जैसे पाकिस्तान में अभी फॉर एग्जांपल, मतलब जो सबसे लास्ट का जो अपन जिस दिन सीज फायर हुआ, तो उस दिन वो जो हमारी एक राफेल के जो हमारा जहाज है उसकी जो फाइटर पायलट है, थिंक शी इज द ओनली वुमन हु फ्लाइज राफेल, ठीक है, हम्म। इंडियन एयरफोर्स की, शिवानी, तो उनके नाम का वो वीडियो डालना शुरू कर दिया कि भाई उनको पकड़ लिया है पाकिस्तान में, ठीक है, हम्म। समवेयर इन सियालकोट या कोई दूसरी जगह, जगह का नाम याद नहीं आ रहा मेरे को। हम्म। बट हाँ, तो ऐसे उनके फोटोज घूमने शुरू हो गए हैं, ठीक है। मतलब पाकिस्तानी क्या कर रहे थे, एक तो वो एक वीडियो मैंने वो उसको ये फैक्ट चेक किया था यार, वो मतलब वो वीडियो सोमालिया के वक्त भी यूज होता है, ठीक है, वो सूडान का वॉर होता है तब भी यूज होता है वो वीडियो, ठीक है, वो वीडियो मतलब 2011 का उसका मतलब अगर आर्काइव में तो वहां तक जाता है वो, ठीक है। उसको दिखा दिया कि ये नगरोटा का एयरबेस है, और यहाँ पे पाकिस्तानी जहाज आया और वो नगरोटा का एयरबेस को उड़ा के चले गया। ओके। हाँ। फेक तो वो टोटली फेक ही था वो तो। हम्म। तो और ही मतलब बहुत सारी चीजें कि कोई प्रोटेस्ट हो रहा है कहीं पे,
तो मतलब ये जो कुछ हैंडल्स ऐसे इंडियन नेम से काम कर रहे थे। अभी एक तो हैंडल है, एक बहुत पॉपुलर हैंडल है, एक नेवी ऑफिसर है, ओके। हाँ, तो वो उनका एक बहुत पॉपुलर हैंडल है, वेरीफाइड हैंडल है, और काफी वो फॉलो लोग करते हैं उनको, मतलब। हम्म। तो उनका बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा हैंडल बनाया, विदाउट वो बस जो ब्लू टिक के, उन्हीं का फोटो डाला है, और उससे वो लोग पूरा घुमा रहे हैं कि सिख सिख लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हिंदुस्तान मुर्दाबाद बोल रहे हैं, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे पोस्ट डाल रहे हैं। हम्म। किसी ने एक हैंडल था, वो नेपाल में अभी जो ये हुआ था, जब अपना वहां के किंग को लेके एक प्रोटेस्ट हुआ था बीच में, ओके। हम्म। ये कि वापस राजा का यहाँ पे वो ये मैम जो गवर्नमेंट है वो हटे, और मोनार्की, हाँ। तो वहां का कोई प्रोटेस्ट था, उसको दिखा दिया, बोले कि यहाँ पे हमारे जाजों ने उड़ा दिया इनका ये बेस। हम्म। तो ऐसा बहुत, मतलब ऐसे बहुत, मतलब हजारों की तादाद में ऐसे हैंडल, छोटे मोटे बड़े, और कुछ कुछ तो यार, मतलब उनका रिट्वीट देखेगा तो 2,500, 3,000, 4,000, ऐसा ऐसा है। और सब एक तो वो एक चीज कोऑर्डिनेट बहुत था क्या सर? कैसा था ये कैंपेन? वाज इट इन ए कोऑर्डिनेट? ये अभी जैसे ऑब्वियसली कोऑर्डिनेटेड तो रहता ही है, क्योंकि बहुत सारे हैंडल या एसआई वगैरह ही ऑपरेट करवा, मतलब उनका तो पूरा टीम ही है, मतलब इसमें तो कोई नहीं है। क्योंकि मतलब ये दूसरी बार, तीसरी बार दिखी है चीज। जब गलवान हुआ था ना, तो ऑलमोस्ट 500 हैंडल्स ऐसे उन्होंने एक दिन में इतना मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया था कि बेहिसाब। ओके। और वो लोग ग्रुप्स में कर रहे थे, कोऑर्डिनेशन करके कर रहे थे। बट ये भी कोऑर्डिनेटेड रहता है, जैसे यूट्यूब पे निकाल देते हैं वो लोग, फेसबुक पे डाल देते हैं, 10-10 जगह पे। हम्म। और कुछ लोग, मतलब जैसे भी वो जो नेवी ऑफिसर जिनके हैंडल का यूज कर रहे थे वो लोग, मतलब नकली बना के, हम्म। तो ऐसे दिखा रहे हैं कि जो एक मॉक ड्रिल हो रहा है ना, तो उसमें दिख रहे हैं कि ये देखो क्या हालत कर दी मोदी ने, इतना डर रहे हैं ये लोग, ट्रेन की आवाज से लोग डर के भाग रहे हैं। तो क्या ओके। मतलब ऐसा, मतलब प्राइम मिनिस्टर पे अटैक कर रहे हैं, इस पे भी अटैक कर रहे हैं, सब पे अटैक कर रहे हैं, उस तरीके से। अच्छा, तो मतलब। वो बड़ा ये था उसमें, मतलब उसमें लगेगा कि भाई अपने बंदा है, हम्म। लेकिन वो लोग दूसरे, मतलब पाकिस्तानी लोग उसको ऑपरेट करते हैं उस तरीके से। वार में जो ये इंफॉर्मेशन वारफेयर, जो दृष्टि का स्टोरी भी है, विल डिस्कस विद दृष्टि अबाउट इट मोर इन मोर डिटेल्स. सी हैज स्पोकन टू एक्सपर्ट्स एंड ऑल. बट इन योर ओपिनियन, इन योर जर्नलिस्ट कैरियर, हाउ डू यू सी दिस इंफॉर्मेशन वारफेयर? और इसमें जो पाकिस्तान और इंडिया ने जिस तरीके से इस ड्यूरिंग दिस हाइटेंड टेंशन पीरियड जिस तरीके से इसको किया है, उसका आप किस तरीके से देखते हैं? और ये पहले भी पुलवामा के वक्त भी हुआ था, या इस टाइम के उसका इंटेंसिटी बहुत ऊपर था, या किस तरीके का था इसका? मतलब जैसे इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का, मतलब ये साइऑप्स, मतलब ये अभी से नहीं, ये सदियों से चली चीज आ रही है, लेकिन ठीक है, अभी अपन बहुत ही मॉडर्न एज में है, और यहाँ पे ट्विटर है, सबके हाथ में फोन है, ये हो। तो इस वक्त ये इस तरीके का डिसइंफॉर्मेशन फैलाना या इन्फॉर्मेशन को करना बहुत आसान हो गया है। ठीक है, वो भी एक ऐसे देश में जहां आदि से, मतलब अपना, मतलब ये भी आईनी ये है कि हमारे देश में खुद इतना ज्यादा फेक न्यूज सर्कुलेट किया जाता है। हम्म। ठीक है, मतलब मे बी दूसरे कंट्रीज में भी, आई थिंक एमआईटी का एक रिसर्च था, तो उसमें वो दिखाया था कि फेक न्यूज कितनी बड़ी तादाद में फैलता है, मतलब जल्दी से, कितने कम समय में, और जो असली न्यूज होती है वो, उसको समय लगता है फैलने में। हम्म। तो कहने का मतलब ये है कि जितना भी ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का जो इजीली और हो जाता है, क्योंकि एक ऑलरेडी अपनी तरफ फेक न्यूज बहुत चलता है। जब अभी तो ये कॉन्फ्लिक्ट, ये वॉर लाइक सिचुएशन था, इसके पहले भी कितना कोई किसी का, मतलब जैसे जस्ट टेल यू एग्जांपल, मुस्लिम्स को टारगेट करने के लिए बहुत सारे हैंडल्स जबरदस्ती का वो फेक न्यूज चलाते हैं, हम्म। कि कुछ तो भी दिखा रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि इसमें से दवाई मिला ली है, कि दे वांट टू हिंदूज को इम्पोर्टेंट बनाना है। मतलब ये आई मीन मैंने खुद इसको फैक्ट चेक किया, और लास्ट लास्ट ईयर स्टोरी किया था, ऐसे बहुत सारी चीजें करते हैं अपने। हम्म। तो जहाँ पे ऑलरेडी एक इतना कंजम्पशन है फेक न्यूज का, हम्म। उन लोग को, अगर कोई अगर समझता होगा, फेक न्यूज को समझता है नहीं यार ये नकली है, इसको थोड़ा सा, तो वहां पे तो सामने वाली एडवर्सरी के लिए बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि हम बिना देखे ही उसको वेरीफाई किए ही आगे बढ़ा देंगे, या विश्वास कर लेंगे, या उसको कर लेंगे। तो फेक हम्म। न्यूज को जहाँ पे ऑलरेडी उसको बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं लोग, वहां पे ये चीजें और इजीली एस्केलेट की जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल. तो सो वो एक है। सो सर, बाकी हम्म। अभी द टेन, लाइक देयर हैज बीन de-escalation, there has been talks between India and Pakistan. So how do you see कि what is ahead from here? Is this the? मतलब ऑब्वियसली सीज फायर कभी ना कभी तो आई मीन होना ही था, वो तो आगे पीछे होता ही है।
बट या मतलब मतलब अभी बहुत सारे इसको लेके सवाल हैं कि भाई हमने अटैक किया तो क्या उसके जिस वजह से किया था हम लोग वो कर पाए क्या। एक बात तो ये है कि टेरर को मतलब टेरर के इशू को लेके ये पूरा हुआ था। ये कश्मीर वश्मीर का इस बार कोई मसला नहीं आया इसमें, सिर्फ टेरर को लेके हुआ था। अब बात ये है कि इंटरनेशनल जो बाकी कंट्री थर्ड पार्टी कंट्री से अमेरिका, मतलब यार वो हद ही हो गई यार। मतलब हमारा यहाँ आपस में पॉलिटिकल लफड़ा चल रहा है, वो आदमी ट्वीट से बोल रहा है यार। हाँ, ट्रम्प का जो वर्किंग रोल है। प्रेसिडेंट ट्रम्प, मतलब मजाक चल रहा है क्या यार। कि हम्म मतलब ठीक है हमारे अपने तरफ से हमारे प्राइम मिनिस्टर या हमारे आर्म फोर्सेस या हमारा कोई डिफेंस मिनिस्टर उनकी तरफ से कोई ट्वीट जाता तो बात अलग थी बिल्कुल। कि ठीक है भाई। ये थर्ड पार्टी नेशन, उसका वहां प्रेसिडेंट ट्वीट करके बोल रहा है, तो ये सब बहुत थोड़ी अजीब बातें लगती हैं, मतलब सही नहीं है मतलब। बिल्कुल. So, coming back to Drishti, you have reported on how fake news was being used as a tool of information warfare. So, you spoke to the experts about it, and as Pratik also told us, how both sides use fake news to amplify some fake narratives. What did you find out in your report? It was not being used as information warfare. The handles on social media which were spreading this fake news, they were claiming that this Okay. is a part of information warfare. But to the experts that I talked to, according to them, information warfare is done very differently than it was being done abhi. Like, just spreading fake news is not information warfare. Information warfare follows a strategy. It has a proper plan, a pattern, and it basically involves a lot of credible information, a lot of true facts, and in between those facts you layer lies very intelligently, so that if someone's reading that particular or is encountering that particular information, they think that it is true, but there is aspect of lie in it, there is aspect of wrong information in it. That is what essentially the experts also said, ki the kind of information that was being spread during this time, that was not information So, warfare. the social media users who are claiming that it is a part of their, information warfare. It is not exactly what experts think as an information warfare. So, in this case, how do they define information warfare in a war situation? So, like, they were talking about the earlier wars that India had with Pakistan during 99 and 71. Us time pe they said there was only one or two source of information, either the radio or like DD. And uske through hi whatever information was given was seen as the credible information. And uske beech mein, if they could give some misinformation, as Pratik sir also pointed out, it's a very old technique. Psychops, they do it. They have to do it. It's part of modern warfare, They have to give out some false information to demoralize the opposite here, Pakistan, like, the opposite enemy or whatever you're fighting, whoever you are fighting. So they have to do it. It is part, but you have to follow a strategy. You have to go by a plan. Right now, whatever happened in these last few days or past week, it was according to them very chaotic. Okay. And it was very dispersed, there was left, right, center, just fake news happening. It was not strategic. It didn't follow a pattern, it didn't follow a plan. So, and one of the experts also pointed out that when you are giving out wrong information as part of information warfare, that information is to be given in such way that it is not possible or like easily possible to fact check it. But here, as we also did at News Laundry, it was very easy to fact check all these misinformation, claiming that Lahore has been attacked, Islamabad has been captured. Right. That was very easy to fact check. But when actual information warfare happens, it is not easy to fact check and to point it out. Okay. It is like complex, It is waved into a lot of real things. The lies are waved into it. So it is very difficult to pull out the misinformation from that. So did you also find any specific pattern in how the information this time was being created or
spread? Is there any particular social media accounts which were being used, or what kind of who did you find out anything in your report? One I have pointed out, like there's this influencer called Sahiba Bali, but she is not like part of any say political party or any propaganda, that stuff. But she also has like such a huge following. So all these accounts on Twitter or on social media also, whoever was like, one of them was Jaipur Dialogues. Then we have other also some extreme accounts who tend to post more about escalating or going for a full on war on ground. So all these accounts were also spreading, and they were very proud of it also, because in these posts I have also mentioned in my story, they have written it ki we know it is fake news, we will spread it, we will amplify it, because it will demoralize Pakistan. Right, because right. that were who we were in attacks with, so it will demoralize them, it will demotivate the civilians there. But they thought that it was information warfare, and that is why they thought they were doing the good deed, helping the country. But they were actually not, it was not the part of information warfare. So all these accounts, they believe it to be, but it's not true, and they have very extreme views. If you'll go through their social media, they have very extreme views also. What about the fact checkers who, like, including Alt News, Mohammad Jubair? They have been fact checking many claims both by the India and the Pakistan. So what role did you see of the fact checkers in this flood of misinformation? Because I would also like to add that there has been a growing tendency to vilify fact checkers, to the extent that people calling them traitors or abuse them on social media for just pointing out the fake news. So what role did you see? Is there anything? One thing I saw was when this entire misinformation thing started, Pakistan was spreading a lot of misinformation about India, and Zubair was fact-checking that. A lot of accounts were appreciating him. They were appreciative of his initiative in fact-checking all these news. But when India also started spreading, he was fact-checking that also, which is part of his job. He was doing his job, but all of a sudden all these accounts were against him. Okay. Why are you fact checking India's misinformation? It's part of information warfare. You are like kind of helping the enemy. You're not actually making any fact out of all of this. So that kind of thing I saw on social media. I also talked to Prateek Sinha, who's the co-founder of Alt News, for my story. So he also pointed out all of this spreading of information. He said he might not know what comes under information warfare, but whatever he's seeing right now, I mean, at that time, whatever he was seeing, all the spread of misinformation, that was not information warfare, because it was very clear that it is fake news. Right. And as I said, as experts also said, that if you are to do information warfare, you have to make sure that that information is not easily fact checked. You cannot, like a civilian like you and me, cannot easily fact check. You cannot just write it on Google and know. Like they were saying Islamabad or Lahore or whatever, we can Google it and we can know it's not happening right now. So that cannot be part of information warfare. So Prateek also said the same thing, ki I can know what is not part of information warfare because I can see that it's not right or it's stupid per se. Right. So during this time, we have also saw the role of PIB fact check. They were also debunking many of this fake news, even in case of the mainstream Indian media outlets. So did you track their role as well during this in controlling fake news or misinformation? Not me, but News Laundry did. Sumedha was following that very closely. She was focusing on PIB fact check. But I think it also came out that they were fact checking the videos or images or whatever which was related to India per se. Like they were debunking the things that were falsely claiming things happening in India. So I think that was helpful only for us as civilians when we are reading news like that.
Right. And what about the defense experts? Did you speak to them about like the role of in mainstream media, the way they did on the night of, I think, May 9th, if I'm not wrong, the 8th, way they, 9th May. yeah, the way they talked, like spread news about Lahore being attacked or Karachi port was demolished. Destroyed. Yeah, so did you speak to the experts about this? Like, because social media is a totally different ball game, and amplifying it by mainstream media also, strengthen the belief that it might be true. If you saw something on Twitter by somebody, some an unknown account, कि Karachi port is attacked, you may ignore it. Or maybe if 3 more accounts say the same, you will just wonder कि अच्छा, it could happen, but you're not sure. But if you see it on the television, the way they say कि sources are informing us, it strengthened the belief that okay, this might have happened. So what did you? Yeah, the experts also talked about that, and they agreed here also that whatever the TV media was doing at that time, that was not information warfare. They were just throwing out news. They were just cooking up these fake news, fake stories to maybe get TRP or whatever. They had strong opinions about TV media spreading misinformation, because as you said yourself, it is still in some parts of the country where people don't follow social media, or they don't follow independent news media outlets like us. They depend on TV media. And when they are doing such things, one of the experts also said that it can affect the people of the country like India, where this misinformation is being spread, be it for the other country, like be it we were spreading it for Pakistan, but it can affect the public here because they tend to believe it, and then they can believe in war. And one of the experts also saw this time it was more hostile. People were wanting that there should be a war, there should be a complete escalation into Pakistan, and he said this could be one of the reasons, like because TV media was amplifying it ki, we have entered this, we have demolished that. This could be one of the reasons why people were also asking for war, like full-fledged war. So they did talk about that too. This is why support to independent media outlets like News Laundry is important. We have reported on this fake news and misinformation spread by mainstream media as well as social media. You can read all those reports in our website. Further, 2 of my colleagues, Anmol Pritam and Nidhi Suresh, is on ground in Jammu to bring to you stories from the ground. You can watch their reports on our website as well as on our YouTube channel. So with this, we are coming to our last segment, Drishti. So what is your recommendation for the week? It's a movie called Gutli Laddu. It's a 2023 movie. It has Sanjay Mishra in it. It's about 2 kids, and basically it's about this one boy who wants to study, but he is not allowed to study because he's Dalit, and because his father is a scavenger. He works as a scavenger, like it's a sweeper who cleans all these drains and stuff. But he fights and he just wants to study. So the entire film is about that, about this caste system that is not allowing him to study. So if you haven't watched it, please check it out. It's I found it very nice. Can we find it? It's on Prime, I think. Amazon Prime. Amazon Prime. You can watch it there. तो प्रतीक सर, आपका क्या रिकमेंडेशन है इस बार? मेरा रिकमेंडेशन है, एक बुक है, स्पाई स्टोरीज, एड्रियन लेवी और कैथी स्कॉट क्लार्क की. बिल्कुल सर, बड़ी अच्छी किताब है, रॉ और एसआई पे. मैं पढ़ा हूँ पढ़ने में इस माहौल में. तूने पढ़ी है ना? मैंने पढ़ा है, मैंने काफ़ी अच्छा बुक है. उसमें पुलवामा के इंसिडेंट के बीच में एक हॉटलाइन, जो इंडिया पाकिस्तान हॉटलाइन कन्वर्सेशन के बारे में है, जिसमें अजीत डोवाल की जिक्र है. तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक, एंड एनीबॉडी हु इज इंटरेस्टेड इन दिस काइंड ऑफ स्पाई स्टोरीज, दे शुड रीड इट. अच्छी बुक है. So my recommendation for this week is a podcast by Planet Money. It is named is the reign of the dollar over. So it talks about how dollar became the center of
world economy, how various countries wanted to keep it as their foreign reserve, and whether this trend is declining, and does it mean the power of dollar or the dominance of dollar is declining. It's a very interesting podcast on NPR. It is available on Spotify, so anybody who is interested into the developments after the Trump has come to power in the US, there's been a lot of questions around US economy, the way the trade deals are being negotiated. So this story can give an insight into many of these aspects. So I would highly recommend to listen to this podcast by this NPR. It's the name of this program is Planet Money. Not only this, there are many other similar podcasts on business and economy in the same Planet Money. You can also listen to any of them. All of them are really good and insightful. So with this podcast is adjourned. Journalism at News Laundry is powered by the public, because when the public pays, the public is served. Visit newslaundry.com/subscription and pick a payment plan of your choice. Pay to keep news free and independent. Your future, and indeed the future of democracy, depends on it.